हेलो बच्चों। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सन्निकट मान निकालना यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना सीखा था। तो आज ये इस वीडियो में हमारा सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जो कि आपका फर्स्ट बुक जो है, इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़े 6 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन आता है। वो कहाँ से आता है, करोगे जब पूरा एक चैप्टर पूरे उदाहरण, तो उदाहरणों में ही 2 दिन लगने वाले हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। क्योंकि उदाहरण जो हैं वो 10-15 उदाहरण ही हैं। और उसके बाद में लगभग 20 से ऊपर आपके क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। फिर उसके बाद लास्ट मिसलिनियस यानी विविध प्रश्नावली है। इतना ही है। लेकिन ये जो आने वाला जो हिस्सा आप शुरू करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा है इनके नोट्स बनाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई दिख रही होगी आपको। तो जो काम का है वही चीज़ें मैंने नोट्स में करी हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ये थ्योरी वाला हिस्सा हिंदी मीडियम के लिए है। ये रहा, ये रहा उदाहरण, ठीक है। ये उदाहरण, और फिर ये नीचे और दोबारा से थ्योरी आ गई। ये काफ़ी कुछ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को पूरे को मैंने एक छोटे से हिस्से में कवर किया है। ये रहे, ये अभी हिंदी मीडियम ही चल रहा है जहाँ तक का आज का हिस्सा है, ठीक है। ये चल रहा है अभी भी चलने में ही, यहाँ तक का हिस्सा है लगभग, यानी यहाँ पर तक का, इससे ऊपर तक का। तो इतने तक का हिस्सा हिंदी मीडियम का है। और इसी का इंग्लिश मीडियम में ये रहा, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम रहा, ये देख लो। बाकी इनकी फ़ोटोज़ में भेजूँगा, ये रहे। तो इंग्लिश मीडियम का है। बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा थ्योरी वाला हिस्सा दे दिया है चैप्टर से पहले। तो उसमें से जो काम का हिस्सा है उसे मैंने लिखा है और समझाने की कोशिश करूँगा, कि ताकि कभी रटना ना पड़े आपको। और अगर अभी एक बार नहीं समझोगे तो ज़िंदगी भर समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा चैप्टर है, यहाँ तक का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं है, यहीं तक का ऊपर। फिर ये कल शुरू होगा, ठीक है। बहुत चीज़ें हैं। तो ये रहा जो मैंने लिखा हुआ है। उच्चतम और निम्नतम मान की बात हो रही है, यानी उच्चतम को मैक्सिमा या और निम्नतम को मिनिमा कहते हैं, ठीक है। अब ये इसकी परिभाषा है यहाँ पर। तो क्या है ज़रा देखो इसको। सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली हैं, हाँ, एक दो चीज़ों से नहीं होगा चैप्टर शुरू, तो हर एक चीज़ को अच्छे से समझना। सबसे पहले देखो आपको क्या दिया गया है, इसकी परिभाषा, यानी एफ एक क्या है, फंक्शन यानी फलन है। और आई क्या है, एक अंतराल यानी इंटरवल है। आपको ऐसे अंतराल दिया होगा या ऐसे दिया होगा, या आर आपसे कह देगा आर क्या हुआ, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, यानी रियल नंबर्स का समुच्चय, सेट। तो इस तरह से इतनी चीज़ें आपको दी हुई दिखेंगी। अब आपसे कहेगा कि जो एफ है यानी एफ एक्स इक्वल टू कुछ दिया होगा, ठीक है। इसके बारे में इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी उच्चतम मान इसका बताओ, और किस बिंदु पर वो उच्चतम है, यानी किस पॉइंट पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। और किस पॉइंट पर उसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है, यानी निम्नतम किस पर आ रही है। तो ये दो चीज़ें हैं। पहले तो पहले इनको समझो, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। तो देखो आपसे क्या कहा गया है। सबसे पहले बोला है कि यदि एफ सी जो है, सी क्या है, एक्स इक्वल टू, आपको पता है कि आपको एक अंतराल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। एक अंतराल ऐसे दिया गया है, मान लीजिए आपको आर दिया गया है। तो आपको पता है आर क्या है, एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी जो भी ऐसी संख्याएं जो पी बट्टे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं वो सारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स होते हैं। तो आपको पता है कि सारी संख्याएं 1 2 3 4 जीरो, -1 -2, इनके बीच में जो आते हैं 3/4, 2/3, जो भी संख्याएं माइनस में भी -1/2, ये सारी संख्याएं क्या हैं, रियल नंबर हैं, आर है। जो भी आप ये वास्तविक संख्या रेखा बनाते हो, रियल नंबर लाइन बनाते हो, ये बनाते हैं ना हम, इनके बीच में भी होती हैं संख्याएं, ये सभी। तो इनमें से x का कौन सी वैल्यू है, कोई एक वैल्यू होगी, कि मान लो x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 100 है, 200 है। इन वैल्यूज़ पर अगर ये एफ एक्स जो दिया गया है, इस एफ एक्स में हम उस एक्स की जगह वो मान रखेंगे c। अगर उसका मान बड़ा आ जाए या बराबर आ जाए एफ एक्स के, लिखा है ना, इसी अंतराल के अंदर से, हाँ, जो दिया गया है इंटरवल उसके अंदर से, तो वो x इक्वल टू सी क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, यानी उच्चतम बिंदु होगा। और उस x की वैल्यू c जो रखी गई है एफ सी में, वो जो आया है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ गए। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ एफ एक्स इक्वल टू आपको एक्स स्क्वायर दिया है। अब मैं आपसे बोलूँ कि आपको जो एक अंतराल दिया है वो दिया है आपको 1 से लेके 3 तक, ये दिया है। अब आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछूंगा तो आप कहोगे इसमें कौन कौन से 1 से लेके 3 तक संख्याएं आ रही हैं। तो आपने कहा 3 रख लेते हैं, F3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया। और ऐसे F1 रखा तो 1 रखने पर 1 आया। इसके बीच की संख्याएं भी रखोगे तो इनके बीच के नंबर आएंगे।
अब बताओ इस पूरे अंतराल में और भी होंगी संख्याएं बीच की, सब रखोगे तो देखोगे कि सबसे छोटी वैल्यू 1 आ रही है ये, और सबसे बड़ी वैल्यू 9 आ रही है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताओ कि इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, तो आप देखोगे मैक्सिमम पॉइंट यानी उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो आप देखोगे 9 आ रहा है उच्चतम मान। तो बिंदु 3 ये जो है ये उच्चतम बिंदु हो गया यानी मैक्सिमम पॉइंट हो गया, और जो 9 हो गया ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई यानी उच्चतम मान हो गया। समझ रहे हो, दो चीज़ें हैं। और ऐसे मिनिमम पॉइंट कौन सा हुआ, निम्नतम बिंदु 1 हुआ ये वाला, और निम्नतम मान कौन सा हुआ, ये वाला 1, यानी मिनिमम पॉइंट वैल्यू ये नीचे वाला 1 हुआ। तो चार चीज़ें आसान सी हैं, बस आपको समझना होगा, ऐसे अंतराल नहीं दिया होगा कुछ। ठीक है, देखेंगे वो। और मिनिमम के लिए क्या होगा कि एफ सी जो है वो छोटा है एफ एक्स से। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू सी पे निम्नतम बिंदु और निम्नतम मान, बस ये तो खाली लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए लिखा है, ये हिंदी वालों के लिए, इसको लिख लेना, लेकिन समझना आपको ऐसे है जो मैंने समझाया है, क्वेश्चन में आ जाएगा। एक्सट्रीम पॉइंट यानी चरम बिंदु, या एक्सट्रीम वैल्यू यानी चरम मान किसे कहते हैं। अब ये उसे कहते हैं कि अगर एफ सी जो है ना वो एफ का अगर उच्चतम या निम्नतम मान हो तो उसे उसका एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। यानी एफ एक्स में कोई एक्स इक्वल टू आपने कोई वैल्यू रखी सी, और वो उसकी या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, कोई एक हुई अगर दोनों में से, तो उसको आप क्या कह दोगे, उसका एक्सट्रीम पॉइंट यानी चरम बिंदु कह दोगे। और जो मान आएगा, वैल्यू आएगी, उसको हम एक्सट्रीम वैल्यू कहेंगे यानी चरम मान कहेंगे। मतलब इन दोनों में से कोई एक है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट या एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं, इन दोनों में से जो ऊपर लिखे हैं। ठीक है, बाकी इंग्लिश वालों के लिए नीचे लिखा हुआ है। चलिए फिर अब उदाहरण में आते हैं, जरा समझते हैं कैसे क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये अलग है लेकिन इतना टफ नहीं है, कोई ऐसा खतरनाक सी चीज़ ये नहीं है जो अभी आपने देखा। ठीक है, अब जरा देखते हैं, कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है और एक्स इक्वल टू आर, यानी जो वास्तविक संख्याएं होती है ना, कौन कौन सी वाली, जो भी संख्या रेखा में आती हैं, ये एक जीरो, एक धनात्मक वाली, एक ऋणात्मक वाली, ये सारी वैल्यूज जो हैं इन वैल्यूज को रखो, और उसके बाद बताओ एफ़ का उच्चतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ़, और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ़ यानी न्यूनतम मान। अब आप जानते हो कि आपके पास जो ये पहले तो हमने ये लिख लिया कि आपके पास एक तो धनात्मक वाले होंगे, एक ऋणात्मक वाले होंगे, और एक जीरो वाला होगा। तो हमने तीनों को रख के देखा, तीनों में से एक एक मान रखा। जीरो में जीरो रख के देखा यहाँ, तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही आएगा। एक बार -1 रख के देखा तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा। एक बार 1 रख के देखा तो इसका स्क्वायर 1 ही आ रहा है। तो ये तो हमने छोटी वैल्यू के लिए रखा। अब बताओ इन सब में सबसे छोटी, अगर इसमें f-2 रखोगे तो 4 आएगा, f2 रखोगे तो भी 4 आएगा। यानी आप माइनस में भी इधर की ओर जाओगे, प्लस में भी, तो संख्याएं बढ़ रही, और जीरो पे सबसे छोटी वैल्यू जीरो हो रही है, जीरो पर। तो निम्नतम मान क्या हो गया इसका, ये वाला जीरो हो गया। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो जब आपने रखा तो जीरो आया। ठीक है, और इस पर आप देख रहे हो कि एफ जीरो जो है वो छोटा है एफ एक्स से, सबसे छोटा है, यानी एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स जो है वो न्यूनतम है। यानी जीरो क्या हो गया आपका, आप देखना यहाँ मान पूछा है, बिंदु नहीं पूछा है, तो उत्तर आपका जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब मैक्सिमम के लिए बताओ जरा। तो अब आप एक बार दोबारा देखते हैं, एफ जीरो पे आपने जीरो आया, ऋणात्मक में -1 पे गए तो -1 का स्क्वायर 1, -2 पर गए तो आप -2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही अब ऊपर को बढ़ोगे तो ये बढ़ रहे हैं ना, और नीचे को F1 F2 पे गए 1 आया, 4 आया, नीचे को 9 आएगा। बताओ सबसे हाईएस्ट मान, सबसे उच्चतम मान कहाँ पर आ रहा है, नीचे को चलते रहोगे तो चलता रहेगा ना। ये तो F100 निकालोगे तो 100 का स्क्वायर जितना होगा वो आएगा। अब 1000 निकाल दोगे F1000 तो और ज़्यादा आ जाएगा। यानी मैक्सिमम पॉइंट कोई हो ही नहीं सकता इसका। मैक्सिमम पॉइंट इधर की ओर भी चलते रहोगे तो मैक्सिमम मैक्सिमम आता रहेगा, इधर की ओर भी चलते रहोगे तो मैक्सिमम मैक्सिमम आता रहेगा। आपको पता ही नहीं है सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, क्योंकि नीचे को बढ़ता रहेगा। तो एफ आप 1000 लिखोगे, एफ 1,00,000 लिखोगे और बड़ा आएगा, और उसके ऊपर लिखोगे और बड़ा। आपको संख्याओं का तो पता ही नहीं है ना कहाँ तक संख्याएं खत्म हो जाती हैं, वो तो चलते रहती हैं संख्याएं तो। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू के बारे में ना इधर को पता चल रहा है, इधर को जा रहे हो तो भी बढ़ता रह रहा है, इधर को जा रहे हो तो भी बढ़ता रह रहा है, कहीं पर रुक नहीं रहा है एक जगह पर। ठीक है, अगर ये F4 ये 4 पे रुक जाता और इसके बाद भी छोटा मान आया था तो हम इसको बढ़ा के देते, लेकिन आपको पता है कि F3 निकालोगे तो 9 आ जाएगा, तो मतलब बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे उच्चतम मान कोई भी नहीं है इसका। तो हमने क्या लिखा, f का कोई उच्चतम मान नहीं है, क्योंकि f10 निकाल रहे हो तो 100 आ रहा है, f100 निकाल रहे हो तो 10,000 आ रहा है। अब इसके आगे निकालोगे और बड़ा आएगा, तो ऐसे बड़ा चलता रहेगा, तो इसलिए इसलिए नहीं है। और इंग्लिश वालों के लिए f हैज नो मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज ये चीज़ लिख दोगे।
समझ गए ना, मिनिमम में तो आ जा रहा है 0 पर 0, ठीक है, मैक्सिमम में कुछ नहीं आ रहा है, भाई इतना सा आंसर था। इसलिए इसका मिनिमम यानी निम्नतम मान 0 हो गया, और अधिकतम मान कुछ भी नहीं है इसका, है ही नहीं इसका, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन हैं। अगला एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दिया है, एक्स इक्वल टू एक्स जो है वो आर यानी यही है, ठीक है, 0 धनात्मक ऋणात्मक। तो आप पहले तो इसके लिए भी वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आपने पहले फलन को लिख लिया मॉड एक्स, इसको एक्स तब होगा जब एक्स 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और माइनस एक्स तब होगा जब 0 से छोटा होगा। ये तो आपको मैंने 1000 बार पढ़ा दिया है, जब से हम लिमिट कंटिन्यूटी यानी जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे सीमा और अवकलज वहाँ वाले से, ठीक है। इसमें भी सेम काम किया हमने, 0 रखा तो 0 पे 0, 0 कहाँ पर है, इस वाले में है, तो यहाँ ऊपर वाले में 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। एक ऋणात्मक रखा -1, -1 कहाँ आएगा, नीचे वाले में। यहाँ माइनस एक्स है तो एक्स की जगह -1 रख दो, माइनस ऐसा ही रहेगा ये वाला, और एक्स की जगह -1 रखा तो ये भी 1 आ गया। अब ऐसे आपने 1 रखा तो 1 तो 0 से बड़ा है ना, तो ऊपर वाले में रखोगे 1 तो 1 आया। फिर ऐसे आप यहाँ f-2 निकालोगे तो वो 2 आ जाएगा, ऐसे रख के यहाँ f2 निकालोगे वो 2 आ जाएगा। यानी देखो इसमें, अब इसको देखो जरा कि अगर मैक्सिमम यानी अधिक उच्चतम मान की बात करो तो नीचे को जाते रहोगे तो 3 4 आते रहेगा, ऊपर को भी 3 4 आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यानी अधिकतम मान तो है ही नहीं कहीं, यानी वो चलता रह रहा है, बड़ा आते रह रहा है बड़ा रखने पर। तो एक्स का जितना बड़ा मान रखते रहोगे उतनी बड़ी वैल्यू देगा वो, समझ रहे हो, उतना बड़ा आंसर आता रहेगा आपका। अब आपको पता थोड़ी है कि कितना बड़ा संख्याएं कहाँ तक होती हैं, तो उच्चतम मान तो निकल नहीं सकता है इसमें। निम्नतम निकल सकता है कौन सा, ये 0 वाला, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है इसमें। तो यानी एक्स इक्वल टू 0 पर 0 आ रहा है मान, तो हमने वही लिखा कि निम्नतम मान यानी मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, और कोई उच्चतम मान नहीं है, क्योंकि वही सेम काम कि आप f10 निकाल रहे हो तो 10 आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ बराबर आ रहा है, हाँ दुगना नहीं आ रहा है, स्क्वायर नहीं आ रहा ये, ठीक है। अब 100 रख रहे हो तो 100 आ रहा है, चलता रहेगा ऐसे ही। तो एफ एक्स की कोई मिनिमम वैल्यू एज नो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कोई भी नहीं है, मिनिमम वैल्यू है बस। अब देखो बुक में देखोगे ना तो बुक में ग्राफ बना रखा है, वो समझ में आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने ये ऐसे बनाया नोट्स में, ग्राफ की ज़रूरत है नहीं इसमें। अगला एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, और कह रहा है एक्स जो है वो 0 और 1 के बीच में है। अब आपको पता है इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये समवृत्त, ये विवृत कौन सा अंतराल होता है, विवृत अंतराल होता है, यानी क्लोज, ये है आपका ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जो एक्स है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से बड़ा, 0 से थोड़ा भी बड़ा है तो वो होगा, और उससे बीच में 1 से छोटा होगा वो भी होगा, उसके बीच में सारी संख्याएं होंगी, इसमें सारे नंबर आएंगे। तो अब इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब ज़रा आप बताओ, 0 से बड़ा आपने 0.1 रखा, ठीक है, फिर 0.2 रखा, अब आपको पता नहीं है ना इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितनी वैल्यूज हैं, तो आपने रखते रहे रखते रहे। तो आपने क्या लिखा है, देखो x इक्वल टू 0 के निकट एफ एक्स का निम्नतम मान और x के निकट एफ एक्स का उच्चतम मान होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बिंदु नहीं है। अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं ना, 0 से हल्का सा जो बड़ा है वो रखोगे तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, और 1 से थोड़ा सा छोटा रखोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। यानी कहने का मतलब, ये 0 है, ये 1 है, इसके बीच में यहाँ पर से कई सारी नंबर हैं, यहाँ भी है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब आपने x की जगह जब ये वाला मान रखा 0 के सबसे नज़दीक वाला, इसमें x का, तो सबसे छोटा मान आएगा। आपने छोटा मान रखा तो ये हल करने पर भी छोटा ही आएगा। और आपने एक बार ये सब एक के, ये 1 है, इसके नज़दीक वाला ये वाला रखा, तो ये वाला जब इसमें रखोगे तो इसमें सबसे बड़ा मान आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के नज़दीक का रख रहे हो तो बड़ा आएगा, यही आएगा ना। लेकिन ऐसा कोई बिंदु नहीं है, कह रहा है क्यों नहीं है। अब उसको ज़रा देखो, क्योंकि जब आपने 0 के नज़दीक का कोई मान रखा, अब आपने कहा मैं 0 के नज़दीक 0.1 रखता हूँ, यह आपको लगा, लेकिन किसी और बच्चे ने कहा नहीं भाई 0 के नज़दीक तो 0.01 होता है, तो आपको पता है 0.01 0.1 से नज़दीक होगा, इससे छोटा है। अब किसी दूसरे बच्चे ने कहा नहीं 0.001 होता है इससे नज़दीक, तो आपने कहा हाँ ये तो और छोटा है। अब किसी चौथे ने एक और 0 बढ़ा दिया, तो आप चाहो तो ऐसे 1000 0 बढ़ा सकते हो ना, तो आपको पता ही नहीं है कि 0 के नज़दीक कौन सी संख्या है, समझ रहे हो, 0 के नज़दीक कौन सा नंबर है ये तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि कोई ये कहता है तो कोई दूसरा बच्चा ये कह देता है, तीसरा ये कह देता है, चौथा ये कह देता है, सब अपने अपने मन से अपने अपने अकॉर्डिंग कह देते हैं कि ये है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि 0 के सबसे नज़दीक कौन सी संख्या आएगी, समझ रहे हो। जहाँ हमें 1 पॉइंट में ज़रूरत होती है हम इसको लिख लेते हैं, जहाँ 2 पॉइंट में ज़रूरत होती है हम इसको लिखते हैं, जहाँ 3 में ज़रूरत होती है हम इसको लिखते हैं, और जहाँ 4 पॉइंट में ज़रूरत होती है हम इसको लिखते हैं। अब कहीं ज़्यादा पॉइंट में ज़रूरत होगी तो वहाँ उसको लिखेंगे। अब एक बच्चा आया जिसने कहा कि 0 के आगे सर
ऐसे करके मैं 5 बार या 6 बार जीरो लगा के फिर 1 लिखता हूँ, ये है सबसे नज़दीक। अब एक बच्चा है जिसने इससे एक जीरो और बढ़ा दिया, तो वो तो और सही हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इसलिए हमको पता नहीं है कि जीरो के नज़दीक कौन सी संख्या है और एक के नज़दीक कौन सी संख्या है, ये भी नहीं पता है। वहाँ पर भी वही वाली बात आ जाएगी, कोई कहेगा 0.9 है, दूसरा बच्चा आके देगा नहीं सर 0.99 है। समझ रहे हो? या 0.99 नहीं कह रहे तो 0.09 है, 09 है कह देगा, 09 है नहीं 0.99 है कह देगा। ये इससे बड़ा है ना, एक से छोटा है, और ये और बड़ा है इससे, क्योंकि ये जो है ये दो दो हैं दशमलव के बाद, इसमें भी दो बनाओ तो 90 आ रहा है, इसमें 99 आ रहा है। अब इसमें 3 है ना, तो आपने 3 3 बना दिए सब में। तो देखो ये 900 है, 990 है, 999 है, तो एक के नज़दीक कौन सा वाला होगा? ये। अब कोई कहेगा तो ये, कोई कहेगा ये, यानी तीनों में तो सबसे नज़दीक ये वाला है। तो अब किसी को पता नहीं है कि एक के नज़दीक इनमें से कौन सी संख्या को हम लिखें अपने मन से, इसके अलावा भी हो सकती हैं। तो हमको पता ही नहीं है कि इस एक के नज़दीक कौन सी संख्या है जो इससे थोड़ा पहले आएगी, क्योंकि ब्रैकेट ये वाला दिया है। अगर इसके बदले ये वाला दिया होता ना, तो फिर तो आपको पता है इसमें जीरो भी आएगा और जीरो से बड़े भी आएंगे, एक भी आएगा, एक से छोटे भी आएंगे। तो आप फिर चाहो तो यहाँ पे जीरो को रख देते तो सबसे छोटा मान आया था, और एक रख देते तो सबसे बड़ा मान आया था। इनके बीच की संख्याएं रखते तो इनसे इनके बीच में ही रहते हो, यहाँ तो आंसर आया था। लेकिन इसने ब्रैकेट ये वाला दे दिया। अब इसका मतलब ही होता है कि जीरो से बड़ा और एक से छोटा। अब जीरो से बड़ा जो पहला संख्या है वो कौन सी है, ये तो किसी को पता ही नहीं है। तो इसलिए हमने लिखा कि x के निकट वाला होता तो एफ एक्स का निम्नतम मान आता, जीरो के निकट वाला, और एक के निकट वाला होता तो एफ का उच्चतम मान आता। लेकिन ऐसा कोई बिंदु है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है हमें। इंग्लिश वालों के लिए, ऑन द राइट साइड ऑफ x इक्वल टू जीरो एफ एक्स एज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये जीरो है, ये एक है संख्या रेखा में, तो इसके राइट साइड यानी दाईं तरफ को चलोगे, ठीक है सॉरी, तो x की जब आप ये जीरो के आप जब इधर की ओर चलोगे राइट साइड को, पहला जो आएगा वो रखोगे तो मिनिमम वैल्यू होगी। और ऐसे ही आप x इक्वल टू 1 है, 1 के लेफ्ट साइड चलोगे इधर की ओर बाईं तरफ, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है समझा दिया ना। यही इसीलिए मैंने बोला था आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है। लिखने को तो आप लिख ही दोगे, इतना कुछ है नहीं। अगला क्या है, तो इसलिए हमने लिखा एफ एक्स का एक्स बिलोंग्स टू 0 1 में ना तो उच्चतम मान है ना ही निम्नतम, क्योंकि आपको कुछ भी मिला ही नहीं ऊपर, ना निम्नतम मिला ना उच्चतम। ठीक है, एफ एक्स का ना कोई मिनिमम वैल्यू मिली और ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिली इस वाले इंटरवल में, तो इसीलिए नहीं है ये। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर 0 और 1 होता, ये वाला ब्रैकेट होता, तो ये ब्रैकेट होता तो आप 0 रख देते तो मिनिमम वैल्यू आती, ये रख देते तो मैक्सिमम वैल्यू आती। यानी ये कौन सा अंतराल है? ये है समवृत्त अंतराल, यानी ओपन इंटरवल। ये है, एक सेकेंड, ओपन इंटरवल ऊपर वाला था, ये ओपन इंटरवल था, और इसको विवृत अंतराल कहते हैं। और जो अभी लिख रहे हैं हम, ये है आपका समवृत्त अंतराल, और इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, पूरी तरह से बंद है। तो इसमें आप 0 रखते तो मिनिमम वैल्यू आती, 1 रखते तो मैक्सिमम वैल्यू आती। तो आपको पता है कि जो क्लोज्ड इंटरवल होता है, यानी ये समवृत्त अंतराल होता है, इसमें निम्नतम मान भी होता है, मिनिमम वैल्यू भी होती है, और मैक्सिमम वैल्यू भी होती है, लेकिन इसमें नहीं होती है। तो नीचे वाले को हमने लिखा है, ठीक है, जिसमें होती है। तो कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है, समवृत्त अंतराल पर प्रत्येक सतत फलन के लिए उच्चतम और निम्नतम मान होते हैं। यानी एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल में उनके लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। कंटिन्यूस फंक्शन क्यों कहा है? क्योंकि वो क्या होगा? सतत होगा। आपको पता है कि ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, यानी एक बहुपद है, तो ये क्या होता है? हमेशा सतत होता है। तो इसके लिए अगर ये वाला ब्रैकेट होता तो होगा मान, और इसके लिए अगर ये वाला होगा, तो इसी में चाहो तो एक पॉइंट अपने मन से भी आप बना सकते हो कि विवृत अंतराल के लिए, विवृत अंतराल पर सतत फलन के लिए निम्नतम और उच्चतम मान नहीं होते हैं, ये लिख सकते हो आप। समझ गए ना? और इसके ऊपर एक चीज़ और लिखी है, ये जो आपके सिलेबस में है नहीं, उसने वहीं पर ब्रैकेट में लिखा भी है, और ये समझना इतना आसान भी नहीं है। क्या लिखा है? प्रत्येक एकदिष्ट फलन अपने परिभाषित प्रांत, प्रांत मतलब ये वही हो गया जो अंतराल दिया रहता है, उसमें उसके अंत्य बिंदु, अंत्य बिंदु मतलब जो अभी आपने लिखे थे ना, ये जैसे 0 और 1 जो किनारे वाले होते हैं, ये इन बिंदुओं पर उच्चतम निम्नतम मान ग्रहण करता है, अगर है, यानी ये इसको समझाना चाह रहा है नीचे वाले को। एकदिष्ट फलन क्या होता है? जो कंटिन्यूस फलन फंक्शन होता है ना, यानी ये कौन सा? सतत फलन होता है। इसी को, इसमें ही यही चीज़ें होती हैं, इसी में कुछ काम की एक दो चीज़ें और जोड़ दें तो एकदिष्ट फलन बनता है। इसलिए अब आपके काम का ये वाला तो आपको समझ में आएगा नहीं, ये वाला आ जाएगा, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, और मैंने समझा दिया कैसे हैं।
जो समझाया वो बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है। अगर नहीं आई हो दोबारा से वीडियो को पीछे करो, दोबारा सुनो। बहुत ज़्यादा काम का है ये, अभी आपके काम आने वाला है, कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, वहाँ पर बाकियों को समझ में नहीं आएगा, आपको आ जाएगा। यानी मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं इसको। ये क्या करता है, अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लेता है, वो भी एक ले लिखा है इंग्लिश में, एट द एंड पॉइंट्स, यानी ये थे ना 0 और 1, डोमेन इसी को तो कहते हैं। 0 और 1 के ये वाले जो किनारे वाले पॉइंट हैं, इन पॉइंट पर रखोगे आप तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेगा वो, क्योंकि वो मोनोटोनिक है। ठीक है, यानी एक दिष्ट फलन है। अब ये तो अभी है नहीं काम का, आप फिलहाल आप चाहो तो दोनों नोट कर लेना, क्योंकि क्या पता कहीं पर एक स्टेटमेंट दे दे पेपर में ऐसा ही लिखा हुआ, और आपसे कह दे कि ये बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, सही है या गलत है, ये लगाओ कह दे। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कभी, तो आपने इसके लिए इसको लिख लेना। ठीक है, मैं समझ में आ गया ना। बस ये तो क्या था अब आपका, ये था आपका उच्चतम निम्नतम मान। जब आप खुद सोचते थे कि हाँ अंतराल ऐसा दे दे रहा है अजीब सा, तो आप इनमें से कोई मान रखकर सोचते थे, जैसे आपको अंतराल ये आर जैसा दे दे रहा है। अब संख्या रेखा में इतने सारे मान हैं, आप एक बार जीरो रख रहे थे, एक बार धनात्मक एक ऋणात्मक, और वो रख के आप देख रहे थे कि हाँ कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, कहाँ मिनिमम होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। अब ऐसे हर क्वेश्चन पे आप चेक नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने आगे कुछ थोड़ा सा अलग चीज़ निकाली। एक आया आपका प्रथम अवकलज परीक्षण, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अवकलन मतलब एक बार अवकलन होता है, प्रथम एक बार अवकलन करेंगे अगर हम, ठीक है ये, तो इसलिए इसमें एक बार अवकलन करना पड़ता होगा। और इस टेस्ट में होता क्या है, इस टेस्ट की हेल्प से क्या निकालते हैं हम, स्थानीय उच्चतम मान, यानी लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, और स्थानीय निम्नतम मान यानी लोकल मिनिमम वैल्यू। तो ये निकालना पड़ता है इसमें, इस तरह के क्वेश्चनों में। होता क्या है जरा समझना। यह आपको एक मैंने ग्राफ बना रखा है, ऐसे बहुत आसान है इसको समझना। ठीक है, इस ग्राफ में हमने क्या लिखा है, जब ये ऐसे नीचे को आया, ठीक है, तो ये नीचे की ओर घट रहा है, तो यानी ये ह्रासमान होगा, यानी ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। पीछे पढ़ाया था आपको मैंने, क्योंकि नीचे को आ रहा है ना ग्राफ, तो डिक्रीजिंग होगा। अब ऊपर को जाएगा तो इंक्रीजिंग होगा, यानी ये क्या होगा, ऊपर को जाने में वर्धमान होगा, नीचे को आने में ह्रासमान होगा। तो यही लिखा है हमने। यहाँ से जब नीचे को आ रहा है तो डिक्रीजिंग है, ह्रासमान है, यानी एफ डैश एक्स जो है वो जीरो से छोटा आना चाहिए इसके लिए। ये हमने पीछे चैप्टर में, पीछे एक्सरसाइजों में सीख लिया है। अब फिर ऊपर को गया यहाँ से, तो यहाँ इंक्रीजिंग यानी वर्धमान है, यानी एफ डैश एक्स जो है वो जीरो से बड़ा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। फिर यहाँ से फिर से नीचे को जाने लग गया ह्रासमान, डिक्रीजिंग, यानी एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, इस जगह पर। अब मुझे बताओ इस वाले पूरे ग्राफ में आपको देख के क्या लगता है कि ये जो ए वाला पॉइंट है, ये सबसे नीचे का पॉइंट है, यानी निम्नतम बिंदु यानी मिनिमम पॉइंट होगा ये, और जो सबसे ऊपर का बिंदु है ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम पॉइंट यानी उच्चतम बिंदु दिख रहा है। बस अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप ये लोकल मैक्सिमा यानी स्थानीय निम्नतम, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम यानी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आसानी से निकाल लोगे, छोटे बच्चों की तरह। कोई टफ नहीं है भाई, इतने को समझना है। क्या समझना है कि जो ये आपका ए पॉइंट है ना, ये कहाँ पर आया है, जब आपका ये एफ डैश एक्स जो था पहले क्या आ रहा था, लेस देन जीरो यानी ह्रासमान, और फिर बाद में क्या आ रहा था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। यानी मान लो कि ये जो बिंदु है, अगर इसको मैं एक्स इक्वल टू 1 मान लूँ, तो इससे पीछे क्या आएगा, इससे पीछे इससे छोटे मान आएंगे ना, यानी एक्स इक्वल टू 0.9 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा आगे, एक्स इक्वल टू 1.1 आएगा पहले। तो आप क्या करोगे ना, एक्स इक्वल टू 0.9 रखोगे और एफ डैश एक्स को देखोगे अगर वो लेस देन जीरो आ जाए, और इससे बड़ा मान रखोगे इंक्रीजिंग यानी एफ 1.1, और इसको रखोगे तो वो मान अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो इन दोनों के बीच में जो ये 1 है ना, ये क्या होगा आपका लोकल मिनिमा होगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसा है, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है सबसे छोटा नीचे का दिख रहा है ना, तो ये मिनिमा है ये वाला पॉइंट। कैसे पता चला कि पहले जो है इससे पीछे का अगर कोई वैल्यू रखोगे तो वो नीचे की ओर आ रहा है, यानी वो एफ डैश एक्स क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा, जीरो से छोटा आएगा। और अगर फिर इसके बाद वाला बिंदु अगर रख दोगे तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। समझ गए। ऐसे ही ये क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो इससे पीछे अगर कोई वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा, यानी क्या आएगा, वर्धमान आएगा। और इसके बाद का अगर कोई रखोगे तो देखो एफ डैश एक्स क्या है, वो लेस देन जीरो आएगा। अब इसको करके देखते हैं जरा। ठीक है, तो यही प्रथम अवकलज परीक्षण में होता क्या है, अभी देखो पहले मैंने क्वेश्चन कराया है, और उसके बाद फिर आप लोगों को लास्ट में जब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर दोबारा से आपको समझाया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखाई है। और आज इतना ही करा रहा हूँ मैं, ये एक अगला टॉपिक इसको समझ ही लो। क्योंकि देखो ऐसा है, मैं कराता कम
लेकिन बात क्या है कि कोर्स बहुत ज़्यादा है आपका, अभी आपको लग नहीं रहा होगा। ये चैप्टर जैसे ख़त्म होगा, अगला चैप्टर जो आएगा, तो एक ही दिन में हमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन एक दिन में करने पड़ेंगे। 30 क्वेश्चन, किसी चैप्टर में 30, किसी में 20 और किसी में 10 क्वेश्चन, ऐसे एक एक दिन में करेंगे हम। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पता है, नहीं होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि जो 7वां चैप्टर है वो है समाकलन यानी इंटीग्रेशन। यानी आपने अवकलन पढ़ा ना 5वां, और छठे में अवकलन के बारे में पढ़ा, डिफ्रेंसिएशन के बारे में। इसका उल्टा होता है समाकलन यानी इंटीग्रेशन। तो 7वें चैप्टर में 12 एक्सरसाइज हैं, एक विविध। हर एक्सरसाइज में 30-40 क्वेश्चन मिलेंगे। एक दो एक्सरसाइज हैं जिनमें कम क्वेश्चन हैं, अधिकतरों में आप देखोगे 20 से ऊपर हर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। अगर आपको मैं रोज़ के 10 क्वेश्चन कराऊं तो 1 महीने से ऊपर पहुंच जाएगा टाइम। 1 महीने से ऊपर मतलब 30 वीडियो से ऊपर। एक हफ्ते में 4 ही वीडियो आ रही हैं, समझ रहे हो? 1 महीने में 16 ही वीडियो आएंगी, तो यानी 2 महीने लग जाएंगे। तो मैं ऐसा चाहता हूँ नहीं। 4 ही वीडियो आएंगी हफ्ते में, लेकिन वीडियो बड़ी वीडियो आएंगी अगली जब 7वां शुरू होगा। तो बड़ी वीडियो मतलब क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, हो सकता है समझाने में टाइम कम लगे क्वेश्चनों को, ठीक है, लेकिन लिखना आपको बहुत पड़ेगा 7वें चैप्टर में। और 7वें चैप्टर से कम 4 नंबर वाले 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 आते हैं कभी, या कभी 3 आते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन 6 नंबर वाले आते हैं। तो आप सोच लो, 12 और 12 24 नंबर के लगभग में, यानी 20 नंबर का तो कम से कम आता है उस चैप्टर से। तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो इस टेस्ट को एक बार देख लो, जो मैंने समझाया वही चीज़ है या नहीं है। क्वेश्चन सेम है, एफ एक्स इक्वल टू ये दिया है। बस क्वेश्चन में पूछेगा क्या आपसे, स्थानीय उच्चतम निकालो, स्थानीय निम्नतम निकालो, यानी लोकल मैक्सिमा निकालो, लोकल मिनिमा। अब ध्यान दो, पिछले में तो वैल्यू पूछा था ना, यानी मान पूछा था। यानी एक्स इक्वल टू 0 पर अगर आपका निम्नतम आ रहा है, तो आप एक्स इक्वल टू 0 रखो एफ एक्स में, और फिर बताओ कितना आ रहा है आंसर। इसमें आपसे क्या पूछा है, बिंदु पूछे हैं, पॉइंट्स पूछे हैं। दूसरा स्थानीय जोड़ दिया है, ठीक है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल जोड़ दिया है। तो आप करोगे क्या, प्रथम अवकलन सिद्धांत परीक्षण लगाओगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक बार अवकलन करोगे एफ एक्स का एफ डैश एक्स, तो इसका ये हो गया, और फिर इसमें कॉमन लिया हमने, और फिर आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, बस इतना हो सकता है। फिर आपको पॉइंट निकालने हैं, तो इसको 0 रख दोगे। ये भी करते थे हम पिछले चैप्टर में, ठीक है, पिछले एक्सरसाइजों में। तो ये 0 रख दिया, तो इससे आएगा एक्स इक्वल टू -1, इससे आएगा एक्स इक्वल टू 1। तो ये आपके पास यानी एक्स इक्वल टू 1 और -1 2 पॉइंट आ गई। अब आपको चेक करना है कि 1 पर लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, स्थानीय क्या है, न्यूनतम बिंदु है, या स्थानीय उच्चतम है, ये बताना है। तो 1 के लिए आप क्या करोगे, एक बार इसके निकट, यानी 1 से पीछे, नियर 1 लिखा है मैंने, यानी उसके आसपास को चेक करने की मेथड वही है जो अभी समझाई थी। तो आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू 1 है, तो 1 से पीछे क्या आता है, 0.9 आता है। 1 के बाद क्या आता है, 1.1। तो एक बार इसके पीछे वाले बिंदु को आपने चेक किया 0.9 पर, एफ डैश एक्स का मान कितना आ रहा है। एफ डैश एक्स ये रहा, आपने 0.9 रखा, इसमें 9 रखोगे तो 3 इंटू 0.9 रखोगे कितना आएगा, 1.9। यहाँ रखोगे तो -0.1, यानी मल्टीप्लाई करने पे ये माइनस में ही आएगा ना, एक माइनस आ गया है, तो यानी ये लेस देन 0, यानी 0 से छोटा आ रहा है। तो ये लेस देन 0 आ रहा है, 0 से छोटा है, यानी ऋणात्मक है, ठीक है। अब आपने एक बार 1.1 रखा इसमें, तो ये 3, ये 1.1 रखोगे तो 2.1, ये 1.1 रखोगे तो 0.1 आएगा, यानी सारे धनात्मक हैं। गुणा करने में भी धनात्मक आएगा, यानी 0 से बड़ा आएगा। तो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब जरा देखो, ये था एक्स इक्वल टू 1, एक बिंदु यहाँ पर। रफ में बनाना, ये नीचे मैंने बना के दिखा रखा है ये वाला, ये रफ में करके देखना, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, कि आपको कि मैक्सिमा स्थानीय न्यूनतम है या मतलब लोकल मिनिमा है, तो उसके लिए हमको एफ डैश एक्सिस से पीछे वाले पे ये आता है, छोटा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपने जो किया वो देखो, एक्स इक्वल टू 1, ये एक बिंदु यहाँ पर है, इससे पीछे वाले बिंदु इधर की ओर होंगे, ठीक है, और आगे वाले इधर की ओर होंगे। तो हमने ये वाला पॉइंट लिया, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। अब इससे पीछे 0.9 पर क्या था, लेस देन 0 था, यानी इसके पीछे जो चीज़ है वो लेस देन 0 मतलब घट रही होगी,
यानी इस तक आने में वो घटी होगी, यानी यहाँ से ऐसे घट कर आई होगी, वो आई घट कर, ये घटाई है ना नीचे की ओर को। और इसके आगे जब जा रहे हो 1.1 तो ये बड़ी है, यानी यहाँ से आगे बड़ी होगी। अब आप खुद बताओ इस ग्राफ को देख के कि ये वाला बिंदु इन सब में नीचे है या ऊपर है। तो आप देख रहे हो नीचे है, यानी x=1 पर क्या होगा, स्थानीय निम्नतम बिंदु है, यानी लोकल मिनिमा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट। यही मैंने यहाँ पर बनाया है ग्राफ में। समझ गया ना, कोई भी टफ ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर आते हैं x=-1 पे। आपने ऊपर f' से निकाला है तो -1 के निकट जाते हैं। अब जरा सा थोड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये -1 है, ये 0 है, ये -2 है। -1 से पहले कौन सा बिंदु होगा, -1.1 होगा, ध्यान रखना। ये कई लोग गलती कर देते हैं माइनस में पॉइंट लिखने को। इसके आगे कौन सा होगा, -0.9 होगा, क्योंकि 0 की ओर चल रहा है ना। तो आप -1.1 इससे पीछे आता है, ध्यान रखना, और 0.9 इसके बाद आता है। तो हमने -1.1 रखा f' में, तो वो >0 आया। रख के उसमें देखोगे आप धनात्मक आएगा। और -0.9 रखा तो ये ऋणात्मक आया। अब देखते हैं ये वाला बिंदु कौन सा है, x=-1 है। इसके पीछे आप चले, ये पीछे, तो ये धनात्मक आया, यानी चीज़ बढ़ के आई होगी यहाँ, यानी ये ऐसे करके यहाँ तक पहुँचा होगा बढ़कर। और इसके जब आगे गए आप तो ये <0 यानी घटा होगा, तो यानी ऐसे घटा होगा। अब बताओ ये बिंदु कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर दिख रहा है ना, तो ये उच्चतम होगा यानी मैक्सिमम होगा। तो क्या आ जाएगा आपका x=1 पर स्थानीय उच्चतम बिंदु है, यानी लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। ये मैंने रफ वर्क बना रखा था जो समझाया, समझ गए हो ना। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कुछ करना है। आंसर क्या हो गया, x=1 क्या है आपका, मिनिमा पॉइंट है। और x=1 ये यहाँ पर माइनस लगा लेना, सॉरी, -1 क्या है, ये उच्चतम बिंदु है। ठीक है, बस इतना आपको देखना है। और निकालने की मेथड मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा। फिर आगे बढ़े हम, अगला क्वेश्चन फिर से ऐसा ही कुछ है। अब देखो दो ही चीज़ें नहीं होती हमेशा, स्थानीय उच्चतम बिंदु, स्थानीय निम्नतम बिंदु। एक तीसरा बिंदु भी होता है जहाँ पर आप उच्चतम नहीं निकाल पाते, निम्नतम भी नहीं निकाल पाते, तो वहाँ पर उसे क्या कहते हैं, नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। और इंग्लिश वालों के लिए इनफ्लेक्शन पॉइंट, इनफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हो। ठीक है, और हिंदी वालों के लिए नति परिवर्तन बिंदु। इसका मतलब नति मतलब नहीं, परिवर्तन मतलब बदलना। जहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता वहाँ क्या होता है, नति परिवर्तन बिंदु होता है। ठीक है, चलो ये दिया है, बाकी सेम ही काम, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम। देखते हैं सेम काम, f(x) है, f'(x) निकाला, 6 कॉमन लिया, इसको देखा तो हमने ये चीज़ x+1 का होल स्क्वायर दिख रहा था, अच्छा बना दिया इसको, फिर 0 रख दिया। 0 रखा तो यहाँ से x=1 आएगा, फिर दोबारा से x=1, यानी एक ही बिंदु आ रहा है 1। तो हमने क्या किया, x=1 पर चेक करना शुरू किया। तो 1 से पीछे का पॉइंट रखा, 0.9 रखा। तो इसमें 0.9 रखोगे तो अंदर चाहे ऋणात्मक आएगा, वर्ग करोगे स्क्वायर तो वो फिर पॉजिटिव ही होना है, यानी >0 ही होना है। फिर आपने 1.1 रखा अंदर तो पॉजिटिव आया, अब पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, फिर से >0। देखो चेंज नहीं आया, एक के पीछे देखा आपने तो भी क्या आया, >0, और एक के आगे देखा तो भी >, यानी परिवर्तन आया, यहाँ पर चेंज आया नहीं, आया ना। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी परिवर्तन बिंदु नहीं होगा, यानी x=1 क्या है, एक नति परिवर्तन बिंदु है, यानी x=1 क्या है, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। या यहाँ पे <0 और <0 आए सेम सेम तो भी नति परिवर्तन बिंदु होता, इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता। यानी देखो ये 1 है, इससे पीछे क्या है, बड़ा है, और इसके आगे भी बड़ा है। अब बताओ क्या ये कोई क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम तो आगे चलेगा ना, मिनिमम पीछे होगा, बीच में तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यानी यहाँ पर कोई भी इन्फ्लेक्शन नहीं आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। समझ गए ना। तो 3 चीज़ें थी, अब वो 3 चीज़ों को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने लिखा, अब यहाँ लिखा है मैंने पूरा, अब ये आपको समझ में आएगा। पहली चीज़ इसमें स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम बिंदु या मान निकालते हैं, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम पॉइंट निकालते हैं और वैल्यू निकालते हैं। और इसके अंदर आपको पता है 3 तरह की चीज़ें होती हैं, क्या, स्थानीय उच्चतम लोकल मैक्सिमा, स्थानीय निम्नतम लोकल मिनिमा, और नति परिवर्तन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब तीनों चीज़ों का हमने बना दिया है, ये बनाने की ज़रूरत थी नहीं, बना दिया। x=a के लिए अगर निकाल रहे हो तो a से पहले आपका क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए, और a के बाद आपका ग्रेटर, ये मत, a से पहले सॉरी,
ए से पहले देख ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर लेस देन जीरो होना चाहिए। ये लिखा है ए माइनस पर तो आपका ग्रेटर देन जीरो, ए प्लस पे लेस देन जीरो। अगर ये चीज़ होगी तो ये उच्चतम होगा, इससे निकाल सकते हो, ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ये सीख गए तो अपना आप आ जाएगा। अगर निम्नतम के लिए इसके लिए निकाल रहे हो तो इससे पीछे क्या हो लेस देन जीरो, और इसके आगे क्या हो ग्रेटर देन जीरो, तो यही चीज़ लिखी है। और नति परिवर्तन बिंदु में क्या लिखा है देखो, इससे पीछे अगर ग्रेटर देन जीरो हो और इसके आगे भी ग्रेटर देन जीरो हो तो भी होगा, या दूसरा इसके पीछे देखो ए माइनस पर ये लेस देन जीरो हो और ए प्लस पर भी लेस देन जीरो हो तो भी नति परिवर्तन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब ध्यान दो, आपने दो टाइप के क्वेश्चन सीख लिए हैं, एक उच्चतम मान निकालने वाले क्वेश्चन और एक स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम वाले। अब कल को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आएगा, उससे भी कई चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। अब जरा मैं बताता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं जो एक्सरसाइज में ऐसे ही थे, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक बार बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं। हाँ तो देखो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मैंने बुक में चेक किया क्योंकि मैंने फ़ोटो खींची नहीं थी चैप्टर के आगे वाले। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इन दोनों मेथडों से अभी तक आगे एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। आपको सिर्फ वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो कल को कराऊंगा मैं आगे, द्वितीय अवकलन परीक्षण, सब क्वेश्चन अधिकतर उसी से बनते हुए दिखेंगे, या आगे भी एक दो टाइप के क्वेश्चन और हैं इसमें। तो लेकिन एग्जाम में आ सकता है ये। अब आप देखो एग्जाम में कैसा आ सकता है, क्योंकि कई सब बच्चे क्या करेंगे, वो एक्सरसाइज करेंगे, प्रश्नावली करेंगे। उदाहरण बहुत कम जगहों पर कराए जाते हैं या बहुत कम जगह पे बच्चे सीख पाते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आता है उदाहरण से, तो वो यहाँ से उठा के दे देगा, तो बच्चे कहेंगे कि ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं था हमने। तो इसलिए आप लोगों ने तो पढ़ा है तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, और देखो उतना कुछ ज़्यादा है भी नहीं, बस एक बात समझाने में मुझे वक्त लग गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को, इसके नोट्स बनाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे कल। और वीडियो बनाने में भी देखो अभी 35 मिनट 36 मिनट पहुँच गई है, और चीज़ें उतनी ज़्यादा थी नहीं। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, आगे आने वाला जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा ना, द्वितीय अवकलज परीक्षण, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो तो इससे भी ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। 6 नंबर में जो क्वेश्चन आता है वो उधर ही से आएगा, और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि आप जाकर आगे ग्रेजुएशन में जाओगे तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन या कैसे क्वेश्चन हैं जो आपको आगे की क्लासों में देखने को मिलेंगे मैथ्स में। चाहे आप बीटेक करो चाहे कुछ करो, मैथ्स आएगी तो वो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट फिर दोबारा कोई नहीं सिखाएगा, इसलिए नोट्स ज़रूर रखना। तो सीखना, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बता देना, अगले वीडियो में समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।